हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके अनुसार लेंस के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। प्रदर्शित कीजिए कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। लेंस का नियम तो हम जानते हैं। लेंस का नियम कहता है कि जब किसी कुंडली से, जैसे कि फैराडे ने कहा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के संबंध में, कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि परिपथ पूर्ण है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह तो फैराडे ने कहा था। अब लेंस यहीं से आगे की बात कहता है कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। तो लेंस का नियम हम क्या कह सकते हैं कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होगी कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। तो इतनी बात हमें समझ में आती है। अब ये दूसरी बात कह रहा है कि हमें यह सिद्ध करना है कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। तो पहले लेंस के नियम को हमने बता दिया, अब समझते हैं कैसे यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। हमने अभी कहा कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे कि फैराडे के नियम है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हमने कहा यहां पर हमने एक चुंबक ले लिया, मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, और हम जानते हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। मान लेते हैं ये बल रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, तो ये कुंडली से जुड़ी हुई है। यदि मैं इस चुंबक को इस दिशा में गति कराऊं तो लेंस का नियम कहता है कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अब आप जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, जब कुंडली और चुंबक के बीच किसी भी प्रकार की आपेक्षिक गति होती है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और लेंस का नियम यह कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि चुंबक इस दिशा में जा रहा है, यानी कि इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वह इसके इधर जाने का विरोध करेगा। यदि इधर जाने का विरोध करेगा चुंबक के, तो इसका अर्थ है कि यदि कोई बाह्य बल लगा करके इस चुंबक को इस कुंडली की विपरीत दिशा में यदि गति करवानी है तो हमें इस प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और वही किया गया कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो हम लगाते हैं, जो हम यांत्रिक कार्य करते हैं, वही परिवर्तित हो जाता है किसके रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबक की गति का विरोध न करे तो हमें इस चुंबक को इस दिशा में गति कराने में कोई यांत्रिक कार्य नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबक की गति का विरोध करता है, इसलिए हमें यांत्रिक बल लगा करके यांत्रिक कार्य करना पड़ता है इसको इस दिशा में ले जाने के लिए। और यही हमने कहा, यही यांत्रिक कार्य किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो हमने आपको बताया यही थ्योरी यदि आप लिख लेंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। सेकंड कह रहा है यंग द्विक स्लिट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि हमें क्या दे दिया, लैम्डा का मान दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। स्लिटों के मध्य की दूरी जिसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं यह है 0.05 सेंटीमीटर, तथा स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी जो कैपिटल डी होती है वो बराबर है 1 मीटर। फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारा है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं। कला संबद्ध स्रोत का अर्थ होता है कि ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश तरंगों के बीच समय के साथ जो कलांतर होता है वो नियत होता है, फिक्स्ड होता है, अर्थात वह बदलता नहीं है। तो काफी आसान परिभाषा है। हमने कहा दो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश तरंगों के बीच समय के साथ कलांतर नियत रहे, स्थित रहे, इस प्रकार के प्रकाश स्रोतों को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। सामान्यतः होता क्या है कि जब हमें व्यतिकरण की घटना घटित करनी होती है तो वहां हम कला संबद्ध स्रोतों का उपयोग करते हैं।
और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अलग अलग प्रकाश स्रोत न लेकर के एक ही प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित दो किरणों को ले लेते हैं, दो तरंगे ले लेते हैं, उनके बीच में कालांतर नियत होता है और वहां पर हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्यतिकरण की घटना को घटित कर सकते हैं। तो जो पहला इसने प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर, यह है आंसर नंबर 21, जो कि था कला संबद्ध स्रोत। तो मुझे लगता है इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जो दूसरा उसने पूछा है कि तरंग दैर्घ्य का मान हमारे को दे दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो हम कहते हैं स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है वो है 0.05 सेंटीमीटर, और डी का मान यानी कि पर्दे से स्लिट के बीच की दूरी है 1 मीटर। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई। तो हम फार्मूला क्योंकि जानते हैं, चूंकि होता है फार्मूला होता है बीटा इजिकल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। यह तो ठीक है, इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 0.05 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। यह तो मीटर में है ही। अब ये सारे मान इसमें रख दें तो हमारा आ जाएगा बीटा इजिकल टू कैपिटल डी का मान 1 मीटर तो 1 मल्टीप्लाई लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000, और एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। आप चाहे यहाँ पर भी लिख सकते हैं 6000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, ये एंगस्ट्रॉम हो गया। और तीसरा है स्मॉल डी जो हरे में है, और इसका मान है 0.05 गुणा 10 की घात -2, ये भी मीटर में है। जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो जो बीटा का वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.2 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और इसी को आप लिख सकते हैं 1.2 मिलीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे प्रभावित होगी यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटती है, पहली बार अभिदर्शक लेंस का व्यास घटता है। तो पहला हमें बताना है कि विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की, तो ये हमारा आंसर नंबर 22 है, जिसे हम लिखते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। हमने आपको थ्योरी में भी बताया था सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। विभेदन क्षमता क्या होती है प्रकाशिक यंत्रों की? विभेदन का अर्थ होता है अलग अलग करना, और किसी भी प्रकाशिक यंत्र या सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का अर्थ है कि कोई भी दो वस्तुएं यदि वह एक दूसरे के निकटतम हैं, बहुत अधिक एक दूसरे के पास हैं, तब उस स्थिति में यदि कोई प्रकाशिक यंत्र उनके अलग अलग प्रतिबिंब बना पाए, तब हम कहते हैं कि वह जो उसकी क्षमता होती है प्रकाशिक यंत्र की, कि वह दो निकटतम वस्तुओं के प्रतिबिंब अलग अलग बना पाए, वह उसकी कहलाती है विभेदन क्षमता। तो मुझे लगता है काफी आसान है कि कोई किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो निकटतम वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना पाने की क्षमता को उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं परिभाषा। विभेदन क्षमता का जो सूत्र होता है हमारा, लिखते हैं विभेदन क्षमता का बराबर हमारा होता है 2 इंटू म्यू इंटू साइन बीटा, और अपॉन आता है 1.22 लैम्डा। ये विभेदन क्षमता का हमारा सूत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। अब आप समझिए क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, म्यू तो हमारा होता है कि वस्तु और प्रकाशिक यंत्र के बीच का माध्यम का अपवर्तनांक, वस्तु तथा, यहां सूक्ष्मदर्शी है तो सूक्ष्मदर्शी ही लिख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी के बीच के माध्यम का अपवर्तनांक बीटा हमारा होता है कि इस सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक द्वारा, या आप कह सकते हैं द्वारक द्वारा वस्तु पर बनाया गया कोण। तो लिखते हैं द्वारक द्वारा वस्तु पर बनाया गया कोण। और लैम्डा तो हम जानते हैं ये क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। अब देखिए, ये जो म्यू साइन बीटा होता है, इसको संख्यात्मक द्वारक भी कहते हैं। क्या कहा हमने, इस चीज को आप समझना, म्यू
साइन बीटा को हम इसको नाम देते हैं संख्यात्मक द्वारक। अब हम अपने प्रश्न में चलते हैं। ये कहता है कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटेगी, कहते हैं विभेदन क्षमता कैसे प्रभावित होगी। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटती है। आप देखिए जो हम प्रकाश उपयोग कर रहे हैं उसकी तरंगदैर्घ्य और विभेदन क्षमता के बीच में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इसका अर्थ है यदि तरंगदैर्घ्य, जैसा कि इसने कहा तरंगदैर्घ्य घटती है, यदि तरंगदैर्घ्य घटेगी तो विभेदन क्षमता बढ़ेगी। तो लिख लेते हैं पहली बात, तरंगदैर्घ्य घटने पर विभेदन क्षमता बढ़ती है। पहला तो हमें यह समझना है। और दूसरा कहता है कि अभिदर्शक लेंस का व्यास घटता है। व्यास मतलब द्वारक जो हमारा है उसका व्यास घट रहा है। और द्वारक घट रहा है क्योंकि म्यू साइन बीटा को हम संख्यात्मक द्वारक कहते हैं। म्यू साइन बीटा का विभेदन क्षमता के साथ अनुक्रमानुपाती का संबंध है। तो यदि संख्यात्मक द्वारक या हम कहते हैं व्यास को यदि हम घटाएंगे तो विभेदन क्षमता भी घट जाएगी। तो जैसा इसने यहां पर कहा कि अभिदर्शक लेंस का व्यास घटता है, तो लिखते हैं अभिदर्शक लेंस का व्यास घटने पर विभेदन क्षमता घटती है। आप ध्यान रखेंगे घटती है क्योंकि हमने कहा क्या, म्यू साइन बीटा क्या है, संख्यात्मक द्वारक है। और द्वारक क्या होता है, लेंस का व्यास ही के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अनुसार एक फोटो सेल के कैथोड पर 400 nm मतलब नैनोमीटर तथा 500 nm यानी कि नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर, तो हमें क्या दे दी, दो तरंगे दे दी हमारे को। एक तो हमारे को दे दी λ1 बराबर 400 नैनोमीटर और दूसरी हमें दे दी λ2 बराबर 500 नैनोमीटर। डालने पर वैद्युत धारा को रोकने के लिए क्रमशः 1.2 वोल्ट तथा 0.57 निरोधी विभव की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है इसको रोकने के लिए 1.2 वोल्ट, जिसे हम V1 से प्रदर्शित करेंगे, यह है 1.2 वोल्ट, और दूसरे के लिए है 0.57 वोल्ट, तो V2 बराबर है 0.57 वोल्ट। ये निरोधी विभव है की आवश्यकता होती है। प्लांक स्थिरांक की गणना कीजिए। प्लांक स्थिरांक को हम h से निरूपित करते हैं और हमें h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए यह हमारा जो क्वेश्चन है यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है निरोधी विभव, निरोधी विभव का अर्थ होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो हम जानते ही हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है कि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उससे जो धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र पढ़ा था, आपको ध्यान हो, वो था E के बराबर E माइनस आप कह सकते हैं H न्यू 0 के बराबर होता था। जहां ये हमारा क्या होता था, आपको ध्यान हो, ये हमारा होता था कार्यफलन, यानी कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यफलन कहते थे। ई हमारी कुल ऊर्जा होती थी जिसको हम एच न्यू से प्रदर्शित करते थे, और ये होता था एच न्यू 0। ई के क्या होती थी, गतिज ऊर्जा। और निरोधी विभव का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कि यदि उनकी गतिज ऊर्जा शून्य कर दी जाए विपरीत विभव लगा करके, तो उसे निरोधी विभव कहते थे। तो ये जो गतिज ऊर्जा है इसको शून्य करने के लिए जो निरोधी विभव है उसकी वैल्यू हम लिखते थे ई वी के बराबर लिखते थे। तो जो बेसिक फार्मूला हमारे पास है वो ये है। इसी फार्मूले को हमने क्या करा, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब न्यू बराबर हम जानते हैं सी अपॉन लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं ई वी बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा माइनस ये है एच न्यू 0। तो बेसिक फार्मूला देखिए हमारे पास ये है। अब पहली तरंग दैर्घ्य के लिए हम यहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी तरंग दैर्घ्य के लिए भी इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो करते हैं, ये पहली तरंग दैर्घ्य के लिए आ जाएगा E और वोल्टेज क्या आ जाएगी V1 बराबर H
c अपॉन लैम्डा वन, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि कार्यफलन तो नियत ही रहेगा। और दूसरी समीकरण के लिए यही सूत्र हो जाएगा ई वी टू एच सी अपॉन लैम्डा टू माइनस एच न्यू जीरो। ये समीकरण 1 होगी और ये समीकरण 2 होगी। हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर। तो इस वाली समीकरण में से इस समीकरण को घटाएं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो देखिए इस यह क्या आ जाएगा बाएं पक्ष ई वी वन माइनस क्या आ जाएगा ई वी टू बराबर यह आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा वन, ये पूरा पद हमने यहाँ लिख लिया, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा टू, एच सी अपॉन लैम्डा टू। और ये एच न्यू जीरो प्लस का, ये एच न्यू जीरो ये वाला नीचे वाला प्लस का ऊपर माइनस का, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ई कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा वी वन माइनस वी टू बराबर इधर क्या कॉमन है, एच सी कॉमन है, ये आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा टू। हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, तो ये सी और ये सब इसके नीचे चली जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एच बराबर इधर आ गया ई इंटू वी वन माइनस वी टू, और हमने कहा बटे सी इंटू वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा टू को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि वैल्यू पुट कर दें, जहां ई आप जानते हैं यह होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। तो वैल्यू पुट करें, ये हमारा आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। V1 का मान कितना दिया है हमें 1.2, V2 का मान कितना दे दिया 0.57, और साथ में हमारे को क्या दे दिया है नीचे की ओर C होती है प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8, ये लिख लिया। 1 अपॉन लैम्डा वन, तो 1 अपॉन लैम्डा वन का मान कितना दिया है 400 नैनोमीटर, तो लिख लेंगे 400 गुणा 10 की घात माइनस 9 माइनस लैम्डा टू का मान 500 नैनोमीटर यानी कि 1/500 गुणा 10 की घात माइनस 9। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा प्लांक कांस्टेंट का जो हमारा मान निकल के आता है वो आता है 6.27 गुणा 10 की घात 34, और साथ में आ जाता है हमारा जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो इस प्रकार से हम इस तरीके से प्लांक कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा पार्ट। इसके अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो हम कर रहे हैं आंसर नंबर 23। इसमें क्या बताना है, पहला तो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और दूसरा हमें बताना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ये दो चीजें हमने आपको बतानी है। तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको समझाया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें कि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएं। तो हम कहते हैं किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर उस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यह तो हमारी क्या हुई प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अब बात आती है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम हमने आपको चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, आप वहां पर बड़ी डिटेल में आप उससे जाकर के पढ़ सकते हैं। यहां पर हम आपको टू द पॉइंट नियम बता रहे हैं। हम जानते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या है, यह कोई धातु की पृष्ठ है, इस धातु के पृष्ठ पर इस प्रकार से प्रकाश आपतित हुआ, तो धातु के पृष्ठ में जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर की ओर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस घटना को हम क्या कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या नियम थे, तो जो साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की थी इस प्रयोग को करने के दौरान उसके अनुसार उन्होंने क्या पाया वही क्या कहलाते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। जो पहला नियम था, पहला नियम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है, दर का अर्थ है कि
कितने अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धातु के पृष्ठ से, वह अनुक्रमानुपाती होते हैं इस धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के। यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन दर अनुक्रमानुपाती होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता के। अर्थात आपतित प्रकाश जितना अधिक डालेंगे, तीव्रता का अर्थ है मात्रा अधिक होना, जितना अधिक डालेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो जो प्रकाश वैद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने से जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसका अर्थ है प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा ये कहते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश, या लिखेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। तो दूसरा हमने ये ऑब्जर्वेशन पाई। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर तो निर्भर तो नहीं करती, लेकिन आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका अर्थ है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम ये कहते हैं, जिसे हम देहली आवृत्ति का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर ही धातु के पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए यह जो देहली आवृत्ति का जो मान है वह अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। चौथे के बाद हम पांचवा कहते हैं कि इसको हम कहते हैं समय पश्चता। समय पश्चता, टाइम लैगिंग। इसका अर्थ है कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के पड़ने और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित, इन दोनों घटनाओं में किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता। अर्थात जैसे ही धातु के पृष्ठ पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तुरंत धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इसका अर्थ है इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई टाइम लगेंगे, यानी कि समय अंतराल नहीं आता, और इसे हम कहते हैं समय पश्चता कहते हैं। तो यह 5 नियम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के हैं। इन 5 नियमों की व्याख्या पहले तरंग सिद्धांत के आधार पर करने की कोशिश की गई और देखा गया कि तरंग सिद्धांत के आधार पर इन नियमों की व्याख्या नहीं हो पाई। बाद में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी को अपना करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के इन 5 नियमों की व्याख्या करी थी, और इसलिए हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर इतना काफी है। यदि आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जैसे इसने प्रश्न में कहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, तो सबसे पहले आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आप 5 नियमों को डिटेल में लिखिएगा। नीचे लिख लीजिएगा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार इन 5 नियमों की व्याख्या नहीं हो पाई, जबकि आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को अपना करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के इन 5 नियमों की, हम कहते हैं, सफलतापूर्वक उसने क्या करी थी, व्याख्या कर दी थी। तो इसलिए हम
बाद में यह मानते थे कि जो प्रकाश है वह ऊर्जा के बंडलों या पैकेट्स के रूप में आता है, जिसमें से एक पैकेट को हम क्या कहते थे, क्वांटा कहते थे, क्वांटम कहते थे, और जिसकी ऊर्जा जो आइंस्टीन ने ली थी या प्लांक ने ली थी वो E=h के बराबर थी। तो मुझे लगता है इतना काफी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसके अनुसार एक रेडियोएक्टिव पदार्थ 500 वर्षों में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है। इसका अर्थ है, हमें दे दिया है समय, हमारे को जो दिया है वह दिया है 500 वर्ष। तो हम लिखते हैं आंसर हमारे को दिया है क्वेश्चन नंबर 24 का प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना, यानी कि हमें दे दिया n बराबर 1/16 दे दिया, और प्रारंभिक मात्रा हमने कितनी मान ली, n0 मान ली, इतनी दे दिया, और समय भी कितना दे दिया, 500 वर्षों में, यानी कि हमें t की वैल्यू दे दी 500 वर्ष। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है t, यानी कि अर्ध आयु का मान ज्ञात करना है। तो जब हमने इसकी थ्योरी करी थी तो आप जानते हैं जो फार्मूला होता है वो होता है n बराबर n0 1/2 की घात होती है n, जहां n शेष रह गई पदार्थ की मात्रा होती है, n0 पदार्थ की, रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा होती है, और n होती है अर्ध आयुओं की संख्या। तो इससे हम करेंगे, हमें n का मान यहां से दिया है, ये है n0 गुणा 1/16 बराबर, यहाँ है n0 और यहाँ है 1/2 की घात n। तो देखिए n0 से n0 कट जाएगा, जब ये इसके नीचे जाएगा तो हर में जाएगा, n0 से n0 कट गया। 1/16 को 1/2 की घात के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की घात 4 बराबर 1/2 की घात यहाँ है n। अब देखिए दोनों तरफ बीच में बराबर का निशान है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ घात 4 है, यहाँ n है। इसका अर्थ है कि जो n का मान होगा वह बराबर 4 होगा, यानी कि अर्ध आयुओं की संख्या 4 होगी। 4 लिखेंगे अर्ध आयु। पर हमें तो निकालना है कि अर्ध आयु, एक अर्ध आयु का मान कितना होगा, क्योंकि 4 अर्ध आयु में यह पदार्थ घटकर अपनी मूल मात्रा का 1/16 रह जाता है, और इन 4 अर्ध आयुओं का मान हमारे को कितना दिया है, 500 वर्ष दिया है। तो हम लिखेंगे अतः जो अर्धायु का सूत्र होगा, जिसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, इसका मतलब ये अर्धायु काल है, और यह बराबर हमारा होता है स्मॉल t अपॉन n के। स्मॉल t का मान दिया है 500 वर्ष, तो लिखेंगे ये हो गया 500 बटे n का मान हमें दे दिया 4, तो 4 से ये कटेगा, तो t अर्धायु का मान कितना गया, 125 वर्ष। अर्थात जो पदार्थ 500 वर्षों में अपनी मूल मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है, उस पदार्थ का जो अर्धायु होगा वो 125 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं।